कई साल पहले की बात है। एक दिन अचानक से मेरे मित्र के पेट में भूतो न भविष्यति दर्द हुआ। ऐसा दर्द कि लगा कि आत्मा ही निकल जाएगी। मैं उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। सीटी स्कैन वगैरह हुआ तो पता चला कि गॉल ब्लैडर स्टोन से ठसाठस भरा हुआ था। डॉक्टर साहब बोले कि भाई 1-2 दिन एडमिट करना पड़ेगा और ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। मित्र बोला कि डॉक्टर साहब जो निकालना है निकाल दो, बस दर्द से मुक्ति दिलवा दो। संयोग था कि उस समय 1 साल पहले ही मित्र ने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, इसलिए खर्चे की चिंता थी ही नहीं। ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर सफलतापूर्वक निकाल लिया गया और हाथ में थमा दिया गया एक लंबा चौड़ा बिल। पर अपने पास तो इंश्योरेंस था। तभी पता चला कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने तो क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया। मैंने इंश्योरेंस एजेंट को कॉल किया, कंपनी के कस्टमर सर्विस में कॉल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली जेब से ही बिल भरना पड़ा। जब मैं हॉस्पिटल से घर लौट रहा था तो एक ही ख्याल मेरे मन में आ रहा था कि क्या इंश्योरेंस कंपनी ने कोई स्कैम कर दिया? क्या इंश्योरेंस एक स्कैम है? बाद में मित्र ने क्या किया ये तो एपिसोड के लास्ट में बताऊंगा। बहरहाल ये तो कई साल पहले की बात हो गई। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि लोकल न्यूज वाले पेज में एक कोने में सिर्फ ये खबर छपती है कि फलां व्यक्ति का इलाज का पैसा देने से फलाने इंश्योरेंस कंपनी ने इनकार कर दिया। किसी को मोटर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला, किसी को क्लेम मिलते मिलते 7-8 साल लग गए। हर दिन ऐसी 1-2 खबरें तो आती ही हैं। जब ऐसी न्यूज पढ़ते हैं तो मन में एक ऐसा संदेह होने लग जाता है कि क्या इंश्योरेंस वाकई एक स्कैम है या सुविधा है। एक व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल भरता है, लेकिन जब क्लेम की बारी आती है तो क्लेम ही नहीं मिलता। लोग सोचने लग जाते हैं कि यार इससे अच्छा तो इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करने की जगह मैं इतने पैसों से कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता, बैंक में जमा कर देता, कम से कम एफडी तो कर ही लेता, कुछ ब्याज ही मिल जाता और मूलधन कम से कम हाथ में होता। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। ये समझेंगे कि आईसीआर और सीएसआर क्या होता है, इनके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड होना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों इंश्योरेंस कंपनी के आईसीआर और सीएसआर देख लेने की आदत डाल लेनी चाहिए। बीमा लोकपाल क्या होते हैं, क्या बीमा लोकपाल सिस्टम फेल हो चुका है, क्या ये अब रेलेवेंट नहीं रह गया। फाइनली ये जानेंगे कि क्या वाकई इंश्योरेंस एक स्कैम है या नहीं। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। मान लीजिए आप एक गुल्लक खरीद कर ले आए। आप एकदम नियम के अनुसार गुल्लक में पैसे जमा करते हैं ताकि जब आपको जरूरत हो तो आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। बस ऐसा ही सोचिए कि ये गुल्लक एक इंश्योरेंस कंपनी है और आप इसमें प्रीमियम के रूप में पैसा जमा कर रहे हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं या अस्पताल जाते हैं या आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो आप उम्मीद करते हैं कि इस इंश्योरेंस कंपनी नाम के गुल्लक से आपको पैसा मिलेगा और आपकी मदद हो जाएगी। देखिए, कोरोना काल ने हमको ये तो बता दिया कि लाइफ बड़ी अनएक्सपेक्टेड है। कुछ भी कभी भी हो सकता है। कभी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, भले ही गलती आपकी हो ना हो। कभी भी डेथ हो सकती है। आपने देखा होगा कि एक आदमी बारात में डांस कर रहा था, अचानक से हार्ट अटैक आया, आदमी चल बसा। जिम में कसरत करता हुआ फिट व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया। इसलिए इंश्योरेंस एक प्रकार से सुरक्षा कवच है जो हमें या हमारे परिवार को अनएक्सपेक्टेड इवेंट से होने वाले इकोनॉमिक लॉस से बचाता है। देखिए, इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, सुना ही होगा आपने। फिर टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी, यूलिप, होल लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। तमाम तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं। इनफैक्ट आपने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा कि किसी झील सी आंखों वाली सेलिब्रिटी ने अपनी आंखों का इंश्योरेंस करवाया है, या किसी चीता टाइप दौड़ लगाने वाले एथलीट ने अपनी टांगों का इंश्योरेंस कराया है। कोई म्यूजिशियन बहुत अच्छा गिटार बजाता है तो उसने अपनी उंगलियों का इंश्योरेंस कराया है। हर कैपेबल व्यक्ति चाहता है कि उसकी जिंदगी या उसकी खास चीज इंश्योर्ड बनी रहे। देखिए, ये तो हो गए इंश्योरेंस के लगभग सभी टाइप। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर है कितना बड़ा। क्या आप जानते हैं हाल ही में निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई के बारे में क्या नई घोषणा की है? दरअसल भारत सरकार के नए बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 74% से 100% बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से दुनिया भर की इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भारत का मार्केट अब और ज्यादा खुल गया है। इससे भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में तेजी से ग्रोथ हो सकती है। क्या आपको पता है कि भारत में पहली बार इंश्योरेंस सेक्टर एफडीआई के लिए कब खोला गया था? ये था साल 2000। साल 2000 से पहले जब तक देश में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई नहीं आया था, तब तक लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में 4 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ही थीं। दिसंबर 2014 में सरकार ने इस सेक्टर में एफडीआई सीमा 26% से बढ़ाकर 49% की।
फिर करीब 7 साल बाद सरकार ने यह सीमा फिर से बढ़ाते हुए इसे 74% किया और अब 100% कर दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 2000 में पहली बार इंश्योरेंस सेक्टर को एफडीआई के लिए खोला गया तो देश का इंश्योरेंस मार्केट करीब 16,000 करोड़ रुपए प्रीमियम का था। अब यानी 25 साल में यह बढ़कर करीब 9 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। फिलहाल देश में 50+ कंपनियां एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडियन इंश्योरेंस मार्केट अभी भी बहुत छोटा है। इस बात का अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि अमेरिका में लगभग 4000 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं। चीन में 200 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की घोषणा के बाद अब एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इंडियन मार्केट में 40 नई कंपनियां अपने पैर पसार सकती हैं। यानी नियर फ्यूचर में इंश्योरेंस सेक्टर और तेजी से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहां तक कि कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगले 2 दशक में इंश्योरेंस मार्केट बढ़कर 5 गुना हो सकता है। खुद सोचिए कि ऐसे समय में जब लगातार आबादी बढ़ रही है, कार बाइक्स बढ़ रही हैं, एक्सीडेंट्स और बीमारियां बढ़ रही हैं और भी कई तरह के जोखिम बढ़ रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियों की तो बल्ले बल्ले होना तय है। इसके अलावा एफडीआई के 100% होने से इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में न सिर्फ तेजी से इनोवेशन होगा, बल्कि ब्रोकर और एजेंट की संख्या बढ़ने से इस सेक्टर में रोजगार भी बढ़ेगा। आम लोगों को भी फायदा होगा। आम लोगों को बेहतर वैरायटी, सर्विस के साथ ही सस्ते इंश्योरेंस प्रीमियम का भी फायदा होगा। लेकिन घूम फिर कर सवाल यही आता है कि क्या वाकई में इंश्योरेंस एक स्कैम तो नहीं है? इसका आंसर देने के लिए पहले हमें आईसीआर और सीएसआर को समझना होगा। देखिए, इंश्योरेंस कंपनियों के पास एक तरीका होता है ये जानने का कि वे अपने कस्टमर्स की कितनी मदद कर रही हैं। इसे इनकर्ड क्लेम रेशियो आईसीआर कहते हैं। आईसीआर बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने अपने कस्टमर्स से लिए गए प्रीमियम में से कितना पैसा क्लेम पर खर्च किया। यानी ये बताता है कि कंपनी ने अपने कस्टमर्स से जितना पैसा लिया उसमें से कितना पैसा उनके इलाज में या एक्सीडेंटल क्लेम में या दूसरे क्लेम के लिए खर्च किया। उदाहरण के लिए, अगर किसी बीमा कंपनी का आईसीआर 80% है तो इसका मतलब है कि उसने अपने कस्टमर से 100 रुपए लिए, 80 रुपए क्लेम में दे दिए और 20 रुपए अपने पास रख लिए। अगर किसी कंपनी का आईसीआर 60 to 80% के बीच है तो ये बैलेंस्ड सिचुएशन मानी जाती है। देखिए, जैसे बैंक्स की देखरेख आरबीआई करता है, स्टॉक मार्केट की देखरेख सेबी करता है, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज की देखरेख आईआरडीएआई करता है, रेगुलेट करता है। आईआरडीएआई हर साल इंश्योरेंस कंपनियों के आईसीआर की जानकारी देता है। हाल ही में आईआरडीएआई ने 2023-24 के लिए ये जानकारी जारी की है। चलिए इनकर्ड क्लेम रेशियो पर आईआरडीएआई के आंकड़ों पर नजर डाल देते हैं। आपको एक टेबल दिख रही होगी, आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का आईसीआर लगभग 107% है। यह दिखाता है कि इस कंपनी को जितना प्रीमियम मिला उससे ज्यादा इसने क्लेम में बांट दिया। वहीं एको जनरल इंश्योरेंस का आईसीआर 2023-24 में 56.91% हो गया, जो पहले 83.88% था। यह दिखाता है कि इस कंपनी ने इसके पिछले साल ज्यादा क्लेम बांटे, लेकिन इस साल क्लेम देने में भारी गिरावट हुई। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने अपने आईसीआर में 71.87% से 93.67% तक बढ़ोतरी की है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने अधिक क्लेम सेटल किए। वहीं कुछ कंपनियों का स्थिर प्रदर्शन देखने को मिला, जैसे बजाज एलियांज, फ्यूचर जनरल और एचडीएफसी अर्गो जैसी कंपनियों ने लगातार अच्छा आईसीआर बनाए रखा। इस टेबल से यह भी पता चलता है कि 2023-24 के दौरान इंश्योरेंस कंपनी ने कुल क्लेम्स में से लगभग 83% का सेटलमेंट किया है और उनमें से लगभग 11% को खारिज कर दिया। बाकी लगभग 6% क्लेम्स 31 मार्च 2024 तक निपटान के लिए पेंडिंग थे। डेटा के अनुसार कंपनीज द्वारा क्लेम सेटलमेंट के लिए पर क्लेम एवरेजली 31,086 रुपए खर्च किए गए। अब समझते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी कि सीएसआर क्या है। दोस्तों, सीएसआर वो परसेंटेज है जो बताता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर में कितने क्लेम सेटल किए हैं। यानी अगर किसी कंपनी का सीएसआर 95% है तो उसने 100 में से 95 क्लेम सेटल किए। आईआरडीएआई हर साल सीएसआर का डेटा भी बताता है। रिसेंट डेटा की बात करें तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है लगभग 98%। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का सीएसआर लगभग 99% है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का सीएसआर लगभग 97% है। ध्यान दीजिए, ये आंकड़े लगभग हैं और हर साल बदलते रहते हैं। आईआरडीएआई की वेबसाइट से अपडेटेड डेटा आप देख सकते हैं, लेकिन ये आईसीआर और सीएसआर हमारे आपके लिए जरूरी क्यों है? आईसीआर और सीएसआर में डिफरेंस ये है कि आईसीआर क्लेम मनी बताता है और सीएसआर नंबर ऑफ क्लेम्स बताता है। अब इन दोनों के बारे में जानना हमारे आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले आप सही कंपनी को चुन सकें। इंश्योरेंस कंपनियों के इनकर्ड क्लेम रेशियो पर IRDAI डेटा के एनालिसिस से पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लेम्स का मैनेजमेंट कैसे करती हैं। जैसे अगर कंपनी बहुत कम क्लेम्स सेटल करती है तो यह इंडिकेशन मिल सकता है कि कंपनी क्लेम्स सेटलमेंट में थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, यानी कंपनी क्लेम्स बहुत कम बांट रही है। हालांकि लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा ICR भी ठीक नहीं होता, क्योंकि जरूरत से ज्यादा ICR या 100% से ऊपर के ICR का मतलब साफ है कि कंपनी के पास कंपनी चलाने के लिए पैसे की कमी होगी, जिससे कंपनी को घाटा होगा और जिससे अंततः पॉलिसी होल्डर्स को ही नुकसान पहुंच सकता है। यानी बहुत ज्यादा ICR का मतलब हो सकता है कि कंपनी को नुकसान हो रहा हो। ऐसे ही हाई CSR वाली कंपनियां अधिक रिलायबल मानी जाती हैं, पर जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम CSR वाली कंपनियां ठीक नहीं मानी जाती। इसलिए एक बैलेंस्ड ICR और CSR वाली कंपनी चुनना बेहतर होता है। लेकिन लोग तो लाख कोशिश करके दिमाग लगा के बेहतर इंश्योरेंस कंपनी चुन ही रहे हैं। फिर क्यों कई बार ये कंपनियां लोगों का क्लेम सेटल नहीं कर पाती हैं, या डिले करती हैं, या रिजेक्ट ही कर देती हैं, और फिर लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस एक स्कैम है। अगर कंपनियां ऐसी मनमानी करें तो इनको रोकने वाला कौन है? अगर इंश्योरेंस कंपनी गलत तरीके से क्लेम खारिज कर रही है, या बिना वजह के पैसा देने में देरी कर रही है, या कंपनी क्लेम अमाउंट को कम करके दे रही है, या इंश्योरेंस पॉलिसी में गलत जानकारी दी गई हो, या पॉलिसी की शर्तें स्पष्ट ना हो, या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अधिक फीस लेने या गलत तरीके से प्रीमियम बढ़ाने के मामले सामने आए, या इंश्योरेंस कंपनी बिना कारण बताए पॉलिसी रद्द कर रही है, तो ऐसी शिकायतें बीमा भरोसा पोर्टल यानी www.igms.irda.gov.in में दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन यानी बीमा लोकपाल भी है, जहां आप शिकायत कर सकते हैं। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन भारत में पॉलिसी होल्डर्स की शिकायतों को निपटाने के लिए काम करता है। इसका मकसद ऐसी शिकायतों को 3 महीने के भीतर सुलझाना है। इसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI द्वारा 1998 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसके पास कई शक्तियां होती हैं। इसके पास पॉलिसी होल्डर्स की शिकायतों को सुनने और निपटाने की पावर है। ये आपसी सहमति से सेटलमेंट कराने की पावर रखता है। यह इंश्योरेंस कंपनियों को ऑर्डर जारी कर सकता है कि वे कस्टमर की शिकायतों का निपटान करें। अगर बीमा लोकपाल को लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने गलत काम किया है, तो वो कंपनी को आदेश दे सकता है कि वो क्लेम का भुगतान करे या उचित मुआवजा दे। बीमा लोकपाल एक अंतिम निर्णय यानी अवार्ड जारी कर सकता है, जो कि बीमा कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। हालांकि बीमा लोकपाल सिर्फ 50 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस क्लेम्स का निपटारा कर सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। देखिए, बीमा लोकपाल का निर्णय इंश्योरेंस कंपनी को मानना ही होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि कंपनियां इसके ऑर्डर को भी नहीं मानती। कंपनी अगर बीमा लोकपाल के ऑर्डर को नहीं मानती तो फिर कंज्यूमर फोरम या फिर कोर्ट में अपील करनी पड़ती है। भारत में बीमा लोकपाल के रोल और उसके कामकाज करने के तरीके को लेकर समय समय पर ऐसे भी सवाल उठते रहे हैं। इसको एग्जाम्पल से समझिए। ये वाकया दिल्ली का है। एक आदमी का मोटर इंश्योरेंस क्लेम बीमा कंपनी द्वारा रिजेक्ट किया गया, तो ये आदमी परेशान होकर बीमा लोकपाल के ऑफिस पहुंच गया। वहां पर सुनवाई नहीं हुई। गेस करिए इस आदमी ने फिर क्या किया होगा। इन भाई साहब ने सीधे ट्विटर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग कर दिया और गुहार लगाई। वित्त मंत्री जी ने भी तुरंत एक्शन ले लिया और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस को मदद करने को कहा। इन भाई साहब का काम तो हो गया, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनकी गुहार बीमा लोकपाल नहीं सुन रहा। डेटा यह कहता है कि देश भर में बीमा लोकपाल 23% शिकायतें तो बिना सुने ही खारिज कर देता है। 27% मामलों में केवल सिफारिश की जाती है। 15% मामले कंपनियों के हक में जाते हैं। बाकी शिकायतें या तो वापस ले ली जाती हैं या सुनवाई का इंतजार करती रहती हैं। केवल 16% मामलों में ही अपील करने वालों को मुआवजे का पैसा मिलता है। इनफैक्ट बीमा लोकपाल के पास पहुंचने वाले करीब 80% लोगों को बाद में कंज्यूमर फोरम या फिर हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ती है। रिसेंट डेटा को देखेंगे तो देश भर में कुल 56,907 शिकायतें आई, जिनमें से 12,855 खारिज हो गई, 3,397 वापस हो गई, 15,528 में सिफारिशें की गई और 9,287 में मुआवजे का पैसा कंज्यूमर को मिला। सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? ऐसे कई केसेस हैं जहां बीमा लोकपाल ने केस को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि यह तो सुनवाई योग्य है ही नहीं, और उन्हीं केसेस में उपभोक्ता फोरम या हाईकोर्ट ने कंज्यूमर के हक में फैसला सुना दिया। इससे पता चलता है कि बीमा लोकपाल अपना काम सही तरीके से या एफिशिएंट तरीके से नहीं कर रहा, और जहां बीमा लोकपाल काम भी करता है वहां इसके आदेश को कंपनी मानती ही नहीं। जैसे मध्य प्रदेश का एक मामला आया था। इसमें एक व्यक्ति की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इस केस में इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया।
व्यक्ति बीमा लोकपाल पहुंचा। लोकपाल ने भी एक्सेप्ट किया कि इंश्योरेंस कंपनी यहां मनमानी कर रही है और क्लेम को रॉन्ग बेसिस पर रिजेक्ट कर रही है। लोकपाल ने आदेश दिया कि कंपनी क्लेम को सेटल करे, लेकिन कंपनी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कंज्यूमर को मजबूरी में हाई कोर्ट जाना पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर बीमा लोकपाल क्यों इतना इनइफेक्टिव है। देखिए, कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि कई लोकपाल ऑफिसेज में हजारों केस 2 से 3 साल से अधिक समय से पेंडिंग है। लोकपाल के पास कैपेसिटी से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। जैसे सिर्फ 2023 में प्रति लोकपाल औसतन 4500 प्लस केसेस आए, लेकिन स्टाफ उस हिसाब से नहीं बढ़ा, जिससे केस प्रोसेसिंग में देरी हो रही है। इसी के चलते लोकपाल समय सीमा फॉलो नहीं कर पाते और 3 महीने में शिकायत निपटाने का टारगेट अक्सर पूरा नहीं होता। इसी वजह से कई केस सालों तक लटके रहते हैं। इसके अलावा लोकपाल के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं कि वो इंश्योरेंस कंपनी का कुछ बिगाड़ सके, यानी कोई भारी भरकम जुर्माना लगा दे या पनिशमेंट लगाने की शक्ति है ही नहीं। इसलिए भी इंश्योरेंस कंपनियां मनमानी करती हैं और फिर थक हार कर कस्टमर को उपभोक्ता फोरम जाना पड़ता है। और लोकपाल के पास जो शक्तियां हैं भी वो भी बहुत सीमित हैं। जैसे बीमा लोकपाल केवल 50 लाख रुपए तक के मामलों को ही देख सकता है। बड़े मामलों के लिए तो अदालत ऐसे भी जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम ये कहें कि बीमा लोकपाल सिस्टम पूरी तरह से फालतू है। IRDAI के 2022-23 के आंकड़े बताते हैं कि 85% शिकायतें निपटाई गईं। हालांकि मामलों को निपटाने में देरी और इंश्योरेंस कंपनियों का ऑर्डर को न मानने जैसी समस्याएं बनी हुई थी। कुल मिलाकर बीमा लोकपाल एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसकी कुछ सीमाएं हैं और बहुत सी समस्याएं हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है और ये पॉलिसी होल्डर्स को न्याय दिलाने में मदद करता है। लेकिन अभी तक सवाल घूम रहा है कि क्या वाकई इंश्योरेंस एक स्कैम है। कई बार कस्टमर्स को क्लेम सेटलमेंट में दिक्कतें आती हैं। ये समस्या अक्सर पॉलिसी की शर्तों को न समझने, डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी या कंपनियों की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण होती है। आपने अक्सर इंश्योरेंस की एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि सब कुछ बताने के बाद वंदे भारत की स्पीड से जोखिम बताया जाता है और एक छोटा सा स्टार लगा होता है। बस यही स्टार खेल कर देता है। ये छोटू सा स्टार पॉलिसी की सभी एक्सक्लूसिव शर्तें बताता है और सावधान भी करता है, लेकिन लोग अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। कई बार क्लेम रिजेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स ने पॉलिसी की शर्तें नहीं पढ़ी या पढ़ी भी तो ठीक से समझ नहीं आई। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्लॉज पढ़ा ही नहीं, या मोटर इंश्योरेंस के मामले में सर्टेन पार्ट के डैमेज होने पर न मिलने वाले क्लेम की शर्तें नहीं समझी। क्लेम रिजेक्ट होने का दूसरा बड़ा रीजन है डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू आ गया। हो सकता है पॉलिसी होल्डर ने गलत या अधूरे दस्तावेज जमा कर दिए हों। इसके अलावा कई बार क्लेम रिजेक्ट इसलिए भी होते हैं क्योंकि पॉलिसी होल्डर ने अपने लेवल पर फ्रॉड कर दिया, जैसे जानबूझकर गलत जानकारी देना या जानबूझकर जानकारी छिपाकर कंपनी को गुमराह करना। जैसे दबाकर सिगरेट पीने वाले ने अपने आप को नॉन स्मोकर बता दिया। अब कंपनी ये मानकर चल रही है कि भाई आप नॉन स्मोकर हैं और आपको अगर स्मोकिंग से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई तो कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा प्रीमियम समय पर ना चुकाने से भी पॉलिसी लैप्स होने का खतरा होता है और कई बार क्लेम नहीं मिलता। तो अब सवाल आता है कि क्या इंश्योरेंस स्कैम है। देखिए, इंश्योरेंस स्कैम नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जिसे समझने की जरूरत है। आपसे मैंने CSR और ICR का डेटा शेयर किया था। ऐसा तो है नहीं कि किसी कंपनी का CSR और ICR 0 है। अगर 0 होता तो माना जा सकता था कि कंपनी ने स्कैम कर दिया, कंपनी पैसा लेकर भाग गई। अगर आप पॉलिसी टर्म्स अच्छे से समझते हैं और सही कंपनी चुनते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना कम होगी या शून्य भी हो सकती है। लेकिन अगर एजेंट झूठे वायदे करता है, जैसे सभी बीमारियां कवर है, या ऐसी कंपनी जिसका CSR 70% से कम है वो लगातार क्लेम रिजेक्ट करे, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपको क्लेम नहीं मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए पॉलिसी खरीदते समय आप ऐसी कंपनी को चुनें जिसका CSR 90% से ऊपर हो। एक्सक्लूजन क्लॉज जरूर पढ़ें। एजेंट के बजाय कंपनी से सीधे बात करें। क्लेम फाइल करते समय सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, FIR आदि जमा करें। इसके बाद भी कंपनी क्लेम देने में अगर आनाकानी करे या आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे तो बीमा लोकपाल के पास भी शिकायत करें और फिर कंज्यूमर फोरम भी जाए। इसके बाद कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं। अगर कंपनी की गलती है तो आपको आपका पूरा क्लेम मिलेगा, वो भी ब्याज के साथ। मेरे मित्र का भी जब क्लेम रिजेक्ट हो गया था तब वो कंज्यूमर फोरम गया था। हालांकि समय लगा, लेकिन क्लेम का पूरा अमाउंट ब्याज के साथ मिला। कमेंट करके बताइए कि आपका कभी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हुआ है। अगर हुआ है तो आपने क्या किया। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।